Hello bachcho, let's see this question. Comprehension given है. Answer by appropriately matching the information given in the three columns of the following table. कॉलम वन में हमारे पास रिएक्टेंट है जो रिएक्टेंट के पॉजिटिव टेस्ट्स के बारे में दिया गया है जहाँ की हमारे पास चार अलग अलग टेस्ट्स गिवन है. कॉलम टू में ग्रुप जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट है उसके बारे में बात की जा रही है. वहां पे चार अलग अलग ग्रुप्स के नाम दिए हुए हैं. कॉलम थर्ड में हमसे पूछा जा रहा है कि स्टीरियो आइसोमर रिएक्टेंट के कितने होंगे. ठीक है, वो नंबर हमारे पास चार अलग अलग दिए हुए हैं. नाउ क्वेश्चन सेज अ कंपाउंड Z जो कि एपिमर है डी ग्लूकोज का एट C2, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट फॉर Z. Z के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा. ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए ये जो सवाल है ये बेसिकली हमारे पास टेस्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट का सवाल है. कार्बोहाइड्रेट के जो टेस्ट्स होते हैं उसके बारे में ये सवाल है. अब हमारे पास जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म क्वेश्चन में कहा गया है वो है एपिमर. एपिमर ऑफ डी ग्लूकोज एट C2, राइट. डी ग्लूकोज का एक एपिमर बनाना है. तो एपिमर क्या होता है बच्चों. देखिए एपिमर को समझते हैं. एपिमर वैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में अगर दो कार्बोहाइड्रेट आपके सामने दिए हुए हैं और अगर ये कहा जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के एपिमर है, इसका मतलब उन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा. ठीक है, तो एपिमर में क्या होता है बच्चों, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली वन कायरल सेंटर. ठीक है, अब हमारे पास तो कहा गया है कि डी ग्लूकोज का एपिमर है वो भी C2 पे यानी सेकेंड कार्बन पे है. तो आइए इस एपिमर को बना लेते हैं. नाउ जो हमारे पास सबसे पहले तो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो CHO CH2OH. ठीक है, और यहाँ पे चार इस तरह से ग्रुप लगे हुए होंगे. OH H OH OH H H OH and H. This is your structure for D glucose. अब इसके सेकेंड कार्बन पे यानी इस वाले कार्बन पे है ना, ये वाला जहां पे OH लगा हुआ है ना ऊपर वाला, इस कार्बन पे हमें कॉन्फ़िगरेशन अलग करना है और उसका एपिमर बनाना है. तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन अलग कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा. CHO CH2OH OH H OH H HOH, ये H इधर हो जाएगा और OH इधर हो जाएगा. ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों ये डी मैनोज का स्ट्रक्चर है. ठीक है, और मैनोज और ग्लूकोज जो है वो आपस में C2 एपिमर की तरह रिलेटेड. ठीक है, नाउ अगर हम मैनोज की बात करें, डी मैनोज की हम बात करते हैं, तो डी मैनोज ना तो 2,4 DNP टेस्ट देता है. ठीक है, ना ही ये शिप्स बेस के साथ रिएक्ट करता है या फिर शिप्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, और ना ही ये NaHSO3 टेस्ट देता है. बेसिकली ये सारे के सारे रिएक्शन नहीं होना ही इस बात का सबूत होते हैं कि मैनोज जो है वो कहीं ना कहीं साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा होगा. ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा. ये जो हमने बनाया ये तो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट कर सकता है. वो यही सारे टेस्ट नहीं देने की वजह से हम लोग उस चीज को मतलब अंडरस्टैंड करते हैं. तो अब यहाँ पर एक हमारे पास बच गया मात्र, और इन तीनों के अलावा जो रिएजेंट दिए हुए थे एक और बच रहा है हमारे पास, वो है टॉलेंस रिएजेंट जो कि है AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव OH माइनस. अगर टॉलेंस रिएजेंट के साथ हम मैनोज का रिएक्शन करा दें तो देखिए ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये इसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और बाकी के जो भी कार्बन हमारे पास है या उनके ऊपर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो एज इट इज हमारे पास रह जाता है. ठीक है, तो यानी टॉलेंस रिएजेंट के साथ तो रिएक्शन हो रही है इसकी, और वो क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप. राइट, एल्डिहाइडिक ग्रुप के प्रेजेंस होने की वजह से ये रिएक्शन
हो रही है। और हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। तो आप एक चीज देखें कि इसमें कायरल सेंटर है हमारे पास चार, ये चार के चार जो कार्बन दिख रहे हैं आपको जिसपे OH ग्रुप लगा हुआ है, ये सारे के सारे कायरल सेंटर हैं। और नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर क्या हो जाएगा, स्टीरियो आइसोमर विल बी 2 टू द पावर n, जहां पे n जो होगा वो नंबर ऑफ कायरल सेंटर होगा जो कि है हमारे लिए चार। तो 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 स्टीरियो आइसोमर्स इसके बनेंगे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए डीएनपी टेस्ट नहीं ही देगा, शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देगा, NaHSO3 के साथ नहीं ही देगा। ऑप्शंस रूल आउट करें तो डी हमारा रूल आउट हो रहा है, और हमारे पास अब जितने भी ऑप्शंस बचे हुए सारे टॉलेंस रिएजेंट के तो है। टॉलेंस रिएजेंट के साथ मैनोज इसलिए रिएक्ट कर पा रहा था क्योंकि उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप था। क्या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की वजह से कर रहा था? नहीं, क्योंकि वो एक एल्डोज है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कब बनेगा? जब वो कीटोज होता है, यानी उसमें कीटोन ग्रुप की मौजूदगी होती है। एसिटल लिंकेज देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है, बट उसकी वजह से वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसलिए उसमें प्रेजेंट नहीं है क्योंकि वो एक मोनोसैकेराइड है। जब आपके पास एक से ज्यादा सैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं तो वो जिस एसिडल लिंकेज से जुड़ते हैं उसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, और इसके स्टीरियो आइसोमर्स कितने मिले बच्चों हमें? 16। So the correct combination for the given compound will be 1, 1 and Q. That is given in the option number C. That is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.